अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिविल जज मजिस्ट्रेट एस्पिरेंट्स सिंध के लिए। आज के इस लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे स्पेसिफिकली सिंध के लिए। सिंध के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो बड़े अरसे से कह रहे थे कि सर एक लेक्चर रिकॉर्ड किया जाए जिसके अंदर आप कंप्लीट हमें इन्फॉर्मेशन दें। इन्फॉर्मेशन देने के अलावा आप हमें ये भी बताएं कि एटलीस्ट सिंध के अंदर जो है पोस्ट कब अनाउंस होने जा रही है। जैसे कि आप सबको पता है कि लास्ट टाइम जो पोस्ट अनाउंस हुई थी वो हुई तो 2019 के अंदर थी, लेकिन उसकी जो टेस्ट कंडक्ट हुई थी वो जाके हुई थी 2021 से 2022 तक। ठीक है, अब हर स्टूडेंट का माइंड ये सेट हो चुका है कि 2024 के अंदर सीट्स अनाउंस होंगी और कोई इसमें डाउट नहीं है कि एक्सपेक्टेड जो है वो 2024 के अंदर सीट्स अनाउंस होने का खदशा है। क्योंकि मुझे पता है ये लेक्चर जिसने भी स्टार्ट किया होगा उसका सबसे पहले जो रीज़न होगा इस लेक्चर को स्टार्ट करने का वो यही होगा कि सीट्स के बारे में पता चल जाए कि सीट्स कब अनाउंस होने जा रही हैं। तो मैं आप सबको बता दूं कि सीट्स जो है वो एक्सपेक्टेड हैं अगस्त सितंबर अक्टूबर के बीच में कभी भी अनाउंस हो जाएंगी। लेकिन अनाउंसमेंट होने के बाद आपको हरगिज़ ऐसा टाइम नहीं मिलेगा कि आप जो है उतने कम टाइम फ्रेम में किसी भी इतने लेंदी कोर्स को जो है कवर अप कर सकें। देखें, जब सिंध की बात की जाती है तो सिंध के अंदर तो मोस्ट फेमस जो है वो क्या है, वो स्क्रीनिंग टेस्ट है। क्यों? उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि स्क्रीनिंग टेस्ट इतनी हार्ड बना दी जाती है कि कोई भी एक लॉ का स्टूडेंट उसको सॉल्व ही ना कर पाए, कोई भी एक लॉ का स्टूडेंट उसको जो है किसी भी तरीके से क्रैक कर ही ना पाए। सेकेंडली फिर आ जाता है आपका रिटन। देखिए, एक चीज़ याद रखें, जब स्क्रीनिंग टेस्ट हार्ड होगी तो रिटन टेस्ट इजी होगी, अगर स्क्रीनिंग टेस्ट इजी होगी तो रिटन टेस्ट हार्ड होगी। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न सिंपल ही यही है कि स्क्रीनिंग के अंदर अगर जो है कम स्टूडेंट्स क्रैक कर पाएंगे तो डेफिनेट सी बात है उनको यही होगा कि रिटन के अंदर ज़्यादा स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर पाएँ ताकि वो वाइवा के अंदर बैठ सकें। अंडरस्टैंड? क्योंकि ये 3 फेज़ होते हैं, इन 3 फेजेस के अंदर ही आपको जो है किसी तरीके से ये टेस्ट कवर अप करना होता है। अब क्या पैटर्न है, किस तरीके से हमने स्टडी करनी है, किस तरीके से हम जो है क्या कंप्लीट एक्ट्स को पढ़ना शुरू कर दें, कितने एक्ट्स हैं, कितने जो है क्या सिलेबस है सिंध का। तो सिंध का जो सिलेबस है वो आपको पता होगा कि स्क्रीनिंग के अंदर 25% आपकी जनरल नॉलेज, उसके अलावा 25% आपकी इंग्लिश और 50% आपकी लॉ। अब ये जो लॉ का पोर्शन है ये कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारे पास मेजर एक्ट्स और माइनर एक्ट्स हैं जैसे कि CRPC, PPC, CPC, QSO, फैमिली लॉज, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, और इसके अलावा फैमिली लॉज के अंदर आपका 1961 ऑर्डिनेंस भी आ गया, 1964 का एक्ट भी आ गया, गार्डियन वार्ड्स एक्ट भी आ गया। ठीक है, उसके अलावा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और आपका रेंट लॉ, आर्बिट्रेशन एक्ट, और आर्बिट्रेशन एक्ट के अलावा आपका नोटरी पब्लिक एक्ट, FIA एक्ट, नेब ऑर्डिनेंस और ATA, कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस, और इसके अलावा भी कुछ और लॉज हैं। वो सारे के सारे लॉज मिलकर ही आपका स्क्रीनिंग टेस्ट बनता है। रही बात रिटन की, तो रिटन के अंदर भी आपको बताता चलूँ कि रिटन के अंदर आपका मेजर एक्ट्स आ गया और कुछ माइनर एक्ट्स। ठीक है, तो ये आपका स्क्रीनिंग का अप टू सम एक्सटेंड आप कह सकते हैं कि सिलेबस है, या फिर ये आप अज्यूम कर सकते हैं कि ये सिलेबस है, लेकिन अजम्पशन इससे भी थोड़ी ज़्यादा हो सकती है क्योंकि स्क्रीनिंग के अंदर जिस पोर्शन को आप टच नहीं करेंगे वहीं से क्वेश्चंस आएंगे। जैसे कि बहुत बड़ा ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बताना भूल गया मैं आपको, आपका जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है, इसके अलावा आपका ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है। अब ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर लास्ट टाइम 2022 के अंदर सवाल पूछा गया सेक्शन 63A के अंदर से कि बताएं कितनी % अगर आप जो है
प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रखते हैं तो उसके बाद उसकी इंटरेस्ट के ऊपर कितना इंटरेस्ट बनेगा पर ईयर एनम के हिसाब से। तो उसके अंदर डेफिनेट सी बात है हर स्टूडेंट ने 10% ही आंसर किया होगा, तो जबकि उसका आंसर जो है एज पर सेक्शन 63A जो है उसका आंसर क्या था, उसका आंसर था 9%। सही है। देखें ये कौन सा निगलेक्टेड पोर्शन है, जो आपका निगलेक्टेड पोर्शन होगा वहीं से स्क्रीनिंग आएगी। तो बेस्ट जो ऑप्शन होता है स्टूडेंट के पास स्क्रीनिंग को क्रैक करने का वो यही होता है कि वो इंग्लिश की तरफ और जनरल नॉलेज की तरफ कवर करे, यानी कि अपनी सारी इंपॉर्टेंट्स इन सब्जेक्ट्स की तरफ दे जहाँ से उसको लगता है कि मैं जो है एग्जाम में क्रैक कर सकता हूँ। जाहिर सी बात है ला पे आप कितनी भी ग्रेप कर दें 50 में से 50 ऑब्टेन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। रही बात जनरल नॉलेज, रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश और जनरल नॉलेज में अगर आप मेहनत करें भी 2 महीने 4 महीने टाइम लगाएं भी, जो आपकी अप टू डेट बुक्स हैं उसको अगर आप गो थ्रू करें तो 50 में से एटलीस्ट आप 25% तो उठा लेंगे। तो 25 वहाँ से 25 यहाँ से आपके 100 यहाँ से कवर हो सकते हैं। इसीलिए हमने जो है प्रिपरेशन का आगाज़ कर लिया है, जो कि क्लासेस हमारी स्टार्ट होंगी 1 अगस्त से, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास जो क्लास की टाइमिंग रहेगी वो रहेगी 6 से लेके 9 PM तक। इस क्लासेस के अंदर हम क्या होगा, इस क्लासेस के अंदर हम आपको सारे के सारे मेजर एक्ट, सारे के सारे माइनर एक्ट्स भी कवर करवाएंगे, एज वेल एज आपको जो जनरल नॉलेज और इंग्लिश का पोर्शन है वो भी कवर करवाएंगे, अगर किसी स्टूडेंट को इंग्लिश और जनरल नॉलेज समझने में मुश्किल पेश आ रही है तो। अंडरस्टैंड। तो ये हमारा जो है डेली बेसिस पे हम किस तरीके से इसको लेके चलेंगे ये भी आपके साथ में डिस्कस कर लेता हूँ। अब अक्सर स्टूडेंट ये कह रहे होंगे कि सर 6 से 9 यानी कि 3 घंटे, इन 3 घंटों में क्या पॉसिबिलिटी है कि हम जो है कवर कर सकें? तो बिल्कुल पॉसिबल है। 3 आवर्स आर मोर देन इनफ। 3 घंटे में हम आपको लॉ की क्लास पढ़ाएंगे, उसके अलावा 40 मिनट्स की आपकी क्लास जनरल नॉलेज और इंग्लिश की होगी। उसके अलावा मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास चलेगी और हर मंडे को आपका वीकली टेस्ट होगा। वीकली टेस्ट में हम क्या पूछेंगे, वीकली टेस्ट में हम क्या पूछ सकते हैं? वीकली टेस्ट में जाहिर सी बात है मंडे टू फ्राइडे जो क्लास ऑन गोइंग क्लासेज होंगी उस ऑन गोइंग क्लासेस से ही आपका टेस्ट जनरेट होगा। जिस तरीके से हम स्टार्टअप कहाँ से लेते हैं, हम हमेशा स्टार्टअप लेते हैं। अब इसके अंदर ये मत सोचिएगा कि ये मैंने आपको बता दिया कि बस स्क्रीनिंग का ये सिलेबस है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। इसमें से बहुत सारे ऐसे जो है सब्जेक्ट्स हैं जो मैंने निगलेक्ट कर दिए, जिस तरीके से इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट हो गया, जिस तरीके से आपके पास कुछ और भी एक्ट्स हैं माइनर एक्ट्स के अंदर काउंट होते हैं, वो माइनर एक्ट्स भी मैं आपको आगे चल के पढ़ाऊंगा। यहाँ जस्ट मैंने आपको एक ओवरव्यू देने के लिए बताया कि ये आपको पढ़ने चाहिए, ऐसा मैंने हरगिज़ नहीं कहा कि यही आपका स्क्रीनिंग का सिलेबस है। जिस तरीके से इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट है, उसके अलावा और भी कुछ हमारे पास एक्ट हैं जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट यहाँ पर मेंशन्ड है, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, और भी कुछ एक्ट्स हैं जो कि इंशाल्लाह मैं आपके साथ टाइम टू टाइम डिस्कस करता चलूँगा। ठीक है। खैर, मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लासेस होगी और हर मंडे को आपका टेस्ट होगा। टेस्ट होगा किस तरीके से, वेब जनरेटेड टेस्ट भी आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि आपने वेब जनरेटेड टेस्ट किस तरीके से देना है। फिर सेकेंडली आपको ये भी बताया जाएगा कि अब आपने एक वर्बल टेस्ट देना है। वर्बल टेस्ट किसको देना है? वर्बल टेस्ट आपने मुझे देना है ऑन कॉल। ठीक है, कॉल पर आपको लिया जाएगा और आपसे जो भी आपको मंडे टू फ्राइडे पढ़ाया जाएगा वही आपसे कॉल पे टेस्ट उसका ले लिया जाएगा। अब देखें, क्या स्क्रीनिंग टेस्ट निकालना कोई इतना टफ है? क्या स्क्रीनिंग टेस्ट आप खुद से नहीं निकाल सकते? देखें, स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए आपको पैटर्न का पता हो कि किस तरीके से जो है क्वेश्चंस रेज करता है। लॉ गेट बिल्कुल हटके है सिविल जज की प्रिपरेशन से। लॉ गेट के अंदर सेलेक्टेड टॉपिक्स थे, लॉ गेट के अंदर बैरक्स पर कमांड थी, लेकिन सिविल जज की प्रिपरेशन के अंदर ऐसा हरगिज़ नहीं है। आपको इसके लिए कमेंट्री भी पढ़नी पड़ेगी, आपको इसके लिए बैरक भी पढ़ने पड़ेंगे। कमेंट्री पढ़नी पड़ेगी आपको रिटर्न के लिए, और स्क्रीनिंग के लिए आपको बैरक्स पर कमांड हासिल करनी होगी। जितना हो सके उतना ज़्यादा बैरक्स पर आपको इंपॉर्टेंस देनी है, बैरक्स पर आपने फोकस रखना है। ठीक है। फर्दर लास्ट टाइम अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया कि सर आप ये बता दें कि जो हमारे पास सेक्शन 17 है, इसको भी ओपन भी कर लेते हैं। ठीक है, ये ओपन है। अब स्टूडेंट ने सवाल ये किया कि सर ये बताएं सेक्शन 17 जो हमारे पास है फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 का, तो 1964 का जो एक्ट है उसके अंदर सेक्शन 17 ने सिंपल ये कह दिया कि भाई फैमिली कोर्ट्स बार कर देता है सीपीसी एज वेल एज क्यूएसओ को। सीपीसी एज वेल एज क्यूएसओ एक्सेप्ट सेक्शन 10, एक्सेप्ट सेक्शन 11, इन दोनों के सीपीसी के
कंप्लीट सीपीसी, कंप्लीट क्यूएसओ बार है। अब सवाल उसका बिल्कुल बरहक सवाल था कि सर अगर किसी को हॉस्टाइल डिक्लेयर करवाना हो, अगर किसी का क्रॉस एग्जामिन करवाना हो तो वो किस तरीके से होगा, क्या प्रोसीजर अडॉप्ट होगा। 1964 के अंदर प्रोसीजर तो नहीं है, तो हम कहाँ मूव ऑन करेंगे, हम मूव ऑन करेंगे 1965 के रूल्स की तरफ। जब हम 1965 के रूल्स, फैमिली कोड रूल्स की तरफ बढ़े, तो उन रूल्स के अंदर एज इट इज़ वही बातें लिखी हुई थी जो कि सीपीसी के अंदर थी। किस तरीके से लिखी हुई थी, उसके अंदर ये बताया गया कि भाई अगर आपने टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन को देखना है तो आप फॉलो करेंगे सेक्शन 17, 18, 19 जो कि पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के बारे में बताता है। फर्दर फिर उसने बताया कि अगर आपने एविडेंस कंडक्ट करना है इस पर रूल 10A, तो फिर आप जो है एविडेंस एक्ट की तरफ जाएंगे। और उसके बाद रूल 12 ने सिंपल ये बात कर दी कि भाई अगर आप जो है डिसमिसल ऑफ सूट करवाना चाहते हैं तो ऑर्डर 9 सीपीसी को फॉलो करेंगे। फिर उसके बाद बात कर दी गई कि भाई अगर आप जो है जजमेंट ऑर्डर पास करवाना चाहते हैं तो फिर ऑर्डर 20 के तहत, रूल 3 के तहत पास करवाएंगे। इन सिंपल मैनर अगर मैं कहूँ कि सीपीसी अप्लाई नहीं होता लेकिन फिर भी होता है, अगर मैं ये कहूँ कि क्यूएसओ अप्लाई नहीं होता लेकिन फिर भी होता है, तो फिर क्या ये वायलेशन ऑफ लॉ नहीं हुई? इस सवाल को किस तरीके से रिजॉल्व करना है, इन डिटेल हम जब समझेंगे, इन डिटेल वाइज अगर हम पढ़ेंगे तो फिर ही इंशाल्लाह ये सारी क्यूरीज भी आपको कवर कराएंगे। लेकिन कहने का मकसद ये कि अब ये जो क्वेश्चन स्टूडेंट ने रेस किया, इसका जवाब क्या था? इसका जवाब सिंपल ये है कि लॉ के अंदर लूप होल्स मौजूद हैं। आप ये नहीं कह सकते कि लॉ के अंदर लूप होल नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि नहीं लॉ अगर स्ट्रिक्ट है इन सच सेंस तो फिर उसको हम जो है फर्दर आगे छेड़ेंगे नहीं। 1965 के रूल्स ने अगर आपको बता दिया कि भाई हाँ ठीक है, आप जो है क्यूएसओ सीपीसी को एप्लीकेबल करार दे सकते हैं फैमिली कोर्ट एक्ट पर, तो फिर इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन यही है कि फिर आप रूल्स को ही फॉलो करेंगे और आप ये बताएंगे कि भाई हम रूल्स के तहत इसको किसी न किसी तरीके से फॉलो कर रहे हैं। फर्दर फिर इसी तरीके से अगर बात की जाए सेक्शन 12A की, सेक्शन 12A ने तो ये कह दिया था कि भाई जो आपके फैमिली कोर्ट्स हैं, फैमिली कोर्ट्स के अंदर जब भी कोई ट्रायल कमेंस होगा तो उस ट्रायल को कंक्लूड किया जाएगा विद इन 6 मंथ्स। लेकिन हमारे पास प्रैक्टिस के अंदर ऐसा हरगिज़ नहीं होता। हमारे पास प्रैक्टिस के अंदर 8 महीने भी लग जाते हैं, 10 महीने भी लग जाते हैं। लेकिन फिर उसकी क्या रेमेडी है? उसकी रेमेडी ये है कि फिर उसी रूल के अंदर बता दिया गया जो कि अमेंडमेंट आई थी 2002 के अंदर, 1/10/2002 के अंदर। तो उस अमेंडमेंट ने हमें ये बता दिया कि अगर कोई भी कोर्ट, फैमिली कोर्ट, अगर आपके प्रोसीजर को विद इन 6 मंथ कंक्लूड नहीं कर रही तो आप जो है उसकी कंप्लेंट दे सकते हैं। किसको? हाई कोर्ट को। क्या उस कंप्लेंट से कुछ होता है या नहीं होता, इस पर मैं बहस करना नहीं चाहता। कहने का मकसद सिंपल ही इतना है कि लॉ जो है बड़ा ही वसी है। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि मैं ये कहूँ कि मुझे सारा का सारा कानून आता है। आप में से भी कोई ये नहीं कह सकता कि आपको पूरा का पूरा लॉ आता है। क्यों? क्योंकि लॉ की जो प्रिपरेशन है, ये प्रिपरेशन, दिस प्रिपरेशन इज़ एंडलेस। स्क्रीनिंग का पैटर्न कुछ और रहेगा हमारा, रिटर्न का पैटर्न कुछ और रहेगा, वाइवा का पैटर्न कुछ और रहेगा। ये मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ कि वाइवा की प्रिपरेशन में नहीं करवाता। अकेडमीज़ आपको प्रिपरेशन करवाएंगे, लेकिन अकेडमीज़ के पास जाके प्रिपरेशन करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। जो भी स्टूडेंट मेरी नज़र में अकेडमी में जाके वाइवा की प्रिपरेशन करता है वो 100 में से 95% फेल हो सकता है। उसका क्या चांस है? उसका चांस ये है कि अकेडमीज़ जस्ट आपके एकेडमिक्स कवर करवाती है। वाइवा के लिए पॉसिबल यही रहेगा कि आप जो है अपने मॉक इंटरव्यूज़ करवाएं। खैर वो जब वाइवा की बारी आएगी तो इंशाल्लाह मैं आपका मॉक इंटरव्यू भी लूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई फ़ीस नहीं। ठीक है, रिटर्न स्क्रीनिंग और रिटर्न की मैं आपको प्रिपरेशन बेस्ट करवा सकता हूँ, जिसके लिए मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आप जो है या तो ख़ुद से प्रिपरेशन कर लें और फिर हमें वीकली बेसिस पर टेस्ट दे दें, इस तरीके से कर लें। या फिर आप ये कर लें कि आपको अगर मुझसे, मेरे पढ़ाने से भी बेहतर कोई पढ़ाने का तरीका लगता है कि इससे भी बेहतर कोई प्रिपरेशन का प्रोसीजर हो सकता है, तो इंशाल्लाह मैं आपकी बात पर भी अमल करूँगा। कहने का मकसद सिंपल ही इतना है, 100 बातों की मैं जो है निचोड़ में यही बताना चाहता हूँ कि देखें प्रिपरेशन आप कहीं से भी करें, आइदर मुझसे करें आइदर कहीं और से करें, लेकिन स्क्रीनिंग का पैटर्न, रिटर्न का पैटर्न कुछ और है। स्क्रीनिंग के पैटर्न के अंदर हम आपको वेब जनरेटेड टेस्ट भी देंगे, जिसके अंदर वेब जनरेटेड टेस्ट देकर आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितनी % प्रिपरेशन है। जनरल नॉलेज, इंग्लिश, लॉ एज वेल एज सारा कुछ आपको कवर करवाया जाएगा और लॉ पर आपकी ग्रिप होती जाएगी। ये प्रिपरेशन कोई 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने की नहीं, ये प्रिपरेशन मिनिमम 6 मंथ्स की प्रिपरेशन है। इस प्रिपरेशन को करने के लिए आप ये मत सोचें कि जब सीट्स अनाउंस होंगी तो फिर ही हम जो है टेस्ट देंगे, ऐसा हरगिज़ ना सोचें। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि रूमर्स चले कि भाई सीट्स अनाउंस हो चुकी हैं। देखें
रूमर्स चले, सीट्स अनाउंस सोचेंगे तो फ़ौरन से स्टूडेंट्स ने जो है प्रिपरेशन स्टार्ट की, ये हरगिज़ ऐसा ना करें। प्रिपरेशन स्टार्ट कर लें, आज से कल से स्टार्ट कर लें, लेकिन टेस्ट 2024 के अंदर हो, 2025 के अंदर हो, आपकी प्रिपरेशन इतनी स्ट्रांग हो कि कभी भी सीट्स आएँ तो आप उसको क्रैक कर सकें। आप मेंटलिटी आपकी ये हो कि हाँ भाई अब मैं जो है अपना 100% दे सकता हूँ, बल्कि ये हरगिज़ ना हो कि नहीं यार मेरी तो प्रिपरेशन नहीं, अब मैं कहाँ जाऊँगा। ठीक है, हाँ ये मैं ज़रूर कहूँगा कि सीट्स अनाउंस होने के बाद भी मैं क्रैश कोर्स अनाउंस करूँगा, लेकिन वो क्रैश कोर्स बड़ा ही फास्ट ट्रैक पर होगा, इतना फास्ट ट्रैक पर होगा कि 1 वीक के अंदर हम एक मेजर एक कंप्लीट करेंगे, एक दिन के अंदर हम एक माइनर एक कंप्लीट कर रहे होंगे, जो कि हो सकता है आपके सर से गुजर रही हो। वो क्रैश कोर्स सिर्फ वही स्टूडेंट ज्वाइन करे कि जिसको अवेयरनेस हो कि किस तरीके से हमने फॉलो करना है। अंडरस्टैंड। इसी तरीके से अभी क्या रीज़न है कि मैं ये कह रहा हूँ कि अगस्त सितंबर के अंदर एक्सपेक्टेड है, क्यों? क्योंकि देखें जो हमारे पास रिसेंटली चीफ साहब आए हैं, शफ़ी सिद्दीकी साहब, ओथ इन्होंने ले लिया है। अब विदिन 1 और 2 मंथ्स के बाद वो क्या करेंगे, वो जो है डेडलॉक्स हटाकर प्रमोट करेंगे, प्रमोशंस जितने भी प्रीवियस जजेस थे उनको प्रमोट करेंगे। प्रमोट करने के बाद फिर क्या होगा, फिर डेफिनेट सी बात है सीट वैकेंट होगी और फिर वो सीट्स अनाउंस करेंगे। अब वो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर कभी भी हो सकता है, लेकिन आपकी प्रिपरेशन 100% हो। हाँ, मैं ये बात जानता हूँ कि अगर आप 1 साल से भी, आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे कि जो 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जो कि जो है हो सकता है कि 1.5 साल से भी प्रिपरेशन कर रहे हो, या जब से वो 2022 वाली टेस्ट कंडक्ट हुई उसके बाद से प्रिपरेशन कर रहे हो। तो देखें, एक बात याद रखें कि जो हमारे पास जुडिशरी है इसकी प्रिपरेशन कभी भी कंप्लीट नहीं होती, कंप्लीट हो ही नहीं सकती। इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये है कि लॉ इज़ नॉट एंडलेस। जितना ज़्यादा आप जो है लॉ पर ग्रिप हासिल करेंगे, आपको लगेगा कि अब तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, अब तो आगे बहुत कुछ पढ़ना है। तो कहने का मकसद ये है कि अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर लें। बाकी रही बात मॉक टेस्ट की, तो वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर करता रहा हूँ और आगे भी कर दूँगा। अभी रिसेंटली मैंने 100 मार्क्स की एक एमसीक्यूज़ टेस्ट जनरेट की थी, जिसके अंदर जो आप स्टूडेंट्स का रेशियो था वो ज़्यादातर रेशियो अबव 50 था। अब वो टेस्ट बिल्कुल प्रोफेशनल टेस्ट थी। वो टेस्ट बनाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि आइदर कि अगर मैं भी ये टेस्ट दूं तो उसमें मेरे भी शायद 70-60 से अबव नहीं आएंगे, लेकिन स्टूडेंट ने, मेरे जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने नियर अबाउट 55, 60, 62, 65 भी स्कोर किया। तो आई एम वेरी मच हैप्पी अबाउट देम। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है कि वही सवाल रिपीट होंगे। क्यों? क्योंकि वो जस्ट आपको समझाने का पैटर्न था कि जो आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट है वो इस पैटर्न के हिसाब से आती है। अंडरस्टैंड। यहाँ तक कोई क्यूरी, कोई भी सवाल हो किसी स्टूडेंट का, अगर किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि कोई क्यूरी है जो कि पूछनी चाहिए तो पूछ सकता है। थैंक यू, डेट्स ऑल।